अस्सलाम वालेकुम। स्टाइलिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 24 लेक्चर है, 24वां लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 3 को, उसकी कुछ जो चीज़ें थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसकी बात की थी। आज उसी के आगे जो कुछ टर्म्स हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर किया हुआ है। इसको हम दोबारा से देखेंगे कि ये क्या होता है और किस तरह से इसकी चीज़ें चलती हैं। Velocity time graph may be used to illustrate variations of velocity of an object with time। कहता है ग्राफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम के लिहाज से किसी चीज़ की वेलोसिटी के अंदर तब्दीली अगर कांस्टेंट कह जाती है या वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आती है तो उसकी बता सकते हैं। Such graphs are called velocity time graphs। The velocity time graphs of an object making three different journeys along a straight road are shown in figure 3.4, this one 3.6, 3.42, 3.6, 3.5 एंड 3.6 तीनों में बताया गया। तो अब कह रहा है 3.64 जो पहले देखा, हम खुद बना लेते हैं। तो ये टाइम है t और ये v है। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी विद टाइम, वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। फॉर एग्जांपल 5 थी, जितनी वैल्यू थी उसकी वेलोसिटी के टाइम बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे वही है। तो ये क्या होगी, बॉडी एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसकी स्लोप जो है वो क्या होगी, 0 होगी। और जब दूसरे केस में जब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो विद इंक्रीज इन टाइम वेलोसिटी 0 से बढ़ती जा रही है। तो ये इसका अंदर शेडेड एरिया आ गया। तो ये इसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। इस टाइम पे वेलोसिटी लेट्स से 10 है, इस टाइम पे वेलोसिटी 0 है, तो चेंज इन टाइम ये आएगा, चेंज इन वेलोसिटी ये आएगी। तो इसमें बॉडी में एक्सेलरेशन मौजूद है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल इस तरह से सीधी चेंज हो रही है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और अगर उसके बाद दूसरी बात करें जिसमें आपके पास ग्राफ टेढ़ा आ जाता है इस तरह करके, जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, वो सीधी नहीं बढ़ती बल्कि इस तरह करके थोड़ी सी चेंजिंग आती है उसके अंदर। तो ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास वेलोसिटी है। तो इसमें जहाँ से एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी वहाँ पे हम ट्रायंगल बनाएंगे पहले। इसके साथ टेंजेंट खींचेंगे इसकी जगह, उसके ऊपर टेंजेंट जहाँ यहाँ मिलेगा और जहाँ पे यहाँ पे जाएगा वहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेंगे एंगल थीटा के साथ। अब इसकी डिस्कशन करते हैं। ये तो मैंने फिगर्स में सामने बना लिए हैं, इसी वजह से डिस्कशन करनी है उसके लिहाज से। ओके, the velocity time graph of an object making three different journeys along a straight road are shown in figure 3.54 to 2.6। when velocity of a car is constant, its velocity time graph is horizontal straight line। this is the constant velocity graph आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद when the car moves with constant acceleration, the velocity time graph is straight line which rises the same height of equal intervals। जैसे यहाँ पे अगर 5 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी 2 चेंज हो रही थी ना, अगले 5 से 10 के दरमियान जो 5 सेकंड का इंटरवल होगा उसमें वेलोसिटी 4 पे जाएगी। मतलब कांस्टेंट इंक्रीज़ है, जैसा जितना इंक्रीज़ है उसके रेशो के लिहाज से जो पहला जितना इंक्रीज़ हुआ था दूसरा इंक्रीज़ भी उतना ही है, तीसरा इंक्रीज़ भी उतना ही। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। The average acceleration of an object can be determined by finding the slope of its velocity time graph। इसकी स्लोप अगर हम फाइंड कर लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप हम निकालते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस के साथ। तो परपेंडिकुलर v की वैल्यू आएगी, बेस टाइप t की वैल्यू होगी। तो वैसे भी एक्सेलरेशन का फार्मूला जो होता है आपके पास क्या होता है, v बाय टी होता है। और v यहाँ पे जो v होगा उसमें वी एफ माइनस वी आई चेंज, क्योंकि
कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, उसको हम जितने टाइम के अंदर जो चेंज आया उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है। अब जो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ जो बॉडी मूव करती है, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो टाइम के लिहाज से पहले कुछ और थी, अब थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब उसकी एक्सेलरेशन बढ़ गई है, पर यूनिट टाइम वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज बढ़ रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है। तो वो कर्व आपको ये शो करवाया गया है, टेढ़ा सा कर्व है। तो द मैग्नीट्यूड, अब व्हेन कार मूव्स विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, the velocity time graph is a curve, figure 3.6। यहाँ पे आपको ये फिगर नज़र आ रही है। the point A on the graph corresponds to time t, the magnitude of the, नज़र ही नहीं आ रहा आपको, यहाँ पे रख के पढ़ते हैं नीचे, इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी वाला हमने कर लिया, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे टेंजेंट बनाया, उसका एंगल थीटा आया यहाँ पे। अब बात करते हैं पॉइंट ए के ऊपर टेंजेंट बनाया हुआ। अच्छा, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है द पॉइंट ए। यहाँ पे आपको अब नज़र आ रहा होगा, तो पॉइंट ए ऑन द ग्राफ कॉरिस्पॉन्ड्स टू टाइम टी। ये आपके पास पॉइंट ए है, वो कॉरिस्पॉन्ड्स टू टाइम टी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जितनी स्लोप इसकी है, या इसकी स्लोप तो चेंज हो रही है, तो अगर मैं एक टेंजेंट खींचूँ, उसकी स्लोप निकाल दूँ, तो वो भी इसके ऊपर टेंजेंट निकाला, जो टेंजेंट की स्लोप है वही इसकी स्लोप है, तो एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इंस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट, वो चेंज हो रही है, तो हर इंस्टेंट पे नई एक्सेलरेशन आएगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर आपको यहाँ पे टेंजेंट भी शो कराया हुआ। द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी वेलोसिटी निकालेंगे और फिर वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस का होता है। यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो निकाल लें। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को दो वैल्यूज हैं, 2 पे डिवाइड कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी इस केस में 0 थी और फाइनल वेलोसिटी कोई वैल्यू थी, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास v आ जाएगा, और s इज इक्वल्स टू वी टी से आप इसका डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम आपके पास 1/2 vt के बराबर आ जाता है। Now we calculate the area under the velocity time graph, which is equals to the area of triangle shaded in figure 3.5। अब ये जो है इसका अगर निकालना है, अगर दो तरीके हैं ना, एक एवरेज वेलोसिटी निकालो, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, या दूसरा ग्राफिकल मेथड, ये हमने 9th के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर किया हुआ है। तो ग्राफिकल मेथड के इसका एरिया अंडर द कर्व निकालो, तो वो क्या होता है, ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस आपके पास t है, हाइट आपके पास v है, तो ये भी 1/2 vt ही आता है। जिस तरह यहाँ पे 1/2 vt आ रहा था, इस तरह यहाँ भी इस तरह से 1/2 vt आता है। द वेलोसिटी, तो उसकी जो जनरल कंक्लूजन क्या होगा, द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस जो होता है, जितना कवर होता है, वो एरिया अंडर द ग्राफ होता है। ये वाला जो न्यूमेरिकल है, दिस इज द सेम न्यूमेरिकल, सेम एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल नहीं है, एग्जाम्पल एज गिवन इन द क्लास 9th। तो एग्जाम्पल्स हम बाद में करेंगे, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल था क्लास 9 के अंदर वो हमने किया था, उसको जाकर देख लीजिएगा, उसी तरह से ये चीज़ निकलेगी। इसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इसके न्यूमेरिकल करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके भी डिस्कशन बाद में करेंगे। अगर न्यूमेरिकल करने के बाद वैसे ही आपको ये चीज़ आ जानी है। अच्छा जी, रिव्यू है इक्वेशंस का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, जो हमारे पास जनरल 3 जिसे कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, और एक जो जनरल जिसमें
वेलोसिटी सेम अगर हो, चेंज ना हो रही हो, या एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो उससे जिस तरह से डिस्टेंस निकालते हैं उसकी सारी यहाँ पे डिस्कशन हमने पढ़ा हुआ है। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, इसको मिटा लें ज़रा, हम रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू का मतलब है कि दोबारा से ज़रा देख रहे हैं इसको, हमने की हुई हैं चीज़ें तो सिर्फ उसको याद अपने जहन में दोबारा से ला रहे हैं। तो पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस 8, ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी क्या है, यहाँ पे दूसरी उसने एक और दी हुई है, क्या ये एस इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी। नाइन्थ के अंदर या लोअर क्लास में मैंने एस इज इक्वल्स टू वी टी पढ़ा हुआ। वी आई प्लस वी एफ जो है, यहाँ पे तो कांस्टेंट वेलोसिटी थी ना, अगर वेलोसिटी चेंज भी हो रही है तो उसकी हम एवरेज निकाल लें तो वो भी वी के बराबर होती है। तो वो यहाँ पे फॉर्मूला वही है, लेकिन वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं दी हुई थी, दो वैल्यूज दी हुई थी, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी निकाली। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी एक ही बात होती है। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, लेकिन इंक्रीज करने के बावजूद जो एवरेज इफेक्ट पड़ा वेलोसिटी का वो इस तरह से निकल आता है, एस इक्वल्स टू वी टी। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो पार्ट नहीं है, ये जनरल ऐसे निकालने का फार्मूला। तीसरी इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम इस्तेमाल था डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए। और थर्ड इक्वेशन आ जाएगी वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर प्लस 2 ए एस। हमने इसको नाइन्थ में इस तरह नहीं पढ़ा हुआ, हमने इसको पढ़ा हुआ है 2 ए एस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसी को उसने रीअरेंज कर लिया, वी आई स्क्वायर माइनस का था, इसको उठा के इधर ले आया तो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन बन गई। तो एक इक्वेशन आपके पास ये है, उसकी मोर जनरल फॉर्म ये है, एक ये है, एक ये है, और ये थर्ड है। इसकी दो फॉर्म्स उसने दी। मतलब इक्वेशन किसी इस तरह से भी आपको याद होगी तो आप जैसे मर्जी इसको रीअरेंज कर लेंगे। सिर्फ इनकी अरेंजमेंट को चेंज होता देख के आपने परेशान नहीं होना। इक्वेशन आपके पास वही हैं जो हमने की हुई हैं। अब ये क्या कह रहा है, लीनियर, ये हमने जब पढ़ी थी ये इक्वेशन तो क्या कह रही इसकी थी कि जब लीनियर मोशन हो, लीनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। ये कहाँ कब वैलिड है, जब हमारा मोशन हो अलोंग दी स्ट्रेट लाइन और उसमें कोई डायरेक्शन का चेंज ना हो। जब डायरेक्शन का चेंज आएगा तो यहाँ पे फिर वो ये चीज़ें उस पर अप्लाई नहीं होती। In this case all the vectors can be manipulated by like scalars। ये स्केलर वैल्यूज की तरह, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो कहते हैं जितने भी ये वेक्टर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स को हम स्केलर के तौर पे ले सकते हैं जब उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। A negative sign is assigned to the quantities where direction is opposite to that of initial velocity। और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम लगाते हैं, जो बिल्कुल ऑपोजिट है उसको नेगेटिव साइन दे देते हैं, जो बिल्कुल उसके पैरेलल में है उसको हम पॉजिटिव साइन दे देते हैं। इन दी एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में ऑल ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ मूव टुवर्ड्स द अर्थ विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की बात की थी नाइन्थ के अंदर भी, उसकी नाइन्थ टेंथ के लेवल में उसकी वेलोसिटी, उसकी वैल्यू और थी। अब उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा, जो रियल वैल्यू जो आई थी उसकी नाइन्थ टेंथ में उसकी राउंड ऑफ करके वैल्यू दी हुई थी। यहाँ पे जो जी की वैल्यू आएगी तकरीबन ज़मीन के ज़्यादा दूर नहीं, ज़मीन से ज़मीन के तकरीबन करीब करीब वो आती है 9.8, क्योंकि इसकी वेरिएशन विद एल्टीट्यूड होती है। उसकी वजह से जब एल्टीट्यूड चेंज होता है तो उसकी वजह से जी की वैल्यू में कमी आ जाती है। हाइट बढ़ेगी, जी की वैल्यू में कमी आएगी, लेकिन ज़मीन के करीब या उसके आसपास सरफेस के काफ़ी हद तक जाके वैल्यू
तकरीबन यही रहती है। ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू 9.7 समथिंग, बहुत लंबी सारी वैल्यू आती है, उसको भी राउंड ऑफ करके अब 9.766 को राउंड ऑफ करें, 9.8 ज़्यादा करीब है कि 10 ज़्यादा करीब है, तो 9.8 जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है पिछली से। तो यहाँ पे उसने, अब हम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर ये वाली वैल्यू जी की इस्तेमाल करेंगे, 10 भूल जाएंगे। 10 वाज नॉट अ गुड वैल्यू, ये ज़्यादा उससे अच्छी वैल्यू है। अब ये न्यूटन्स लॉ जो है ये भी हमने सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है, और इसको भी ज़रा जल्दी जल्दी, न्यूटन्स लॉ को भी जल्दी जल्दी हम रिव्यू कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तो उसको भी देख लेते हैं। न्यूटन्स लॉ empirical laws deduced from the experiments, they were clearly stated for the first time by सर आइजैक न्यूटन। इससे पहले भी लोगों ने काम किया हुआ था लेकिन स्टेट नहीं किए थे, सर आइजैक न्यूटन उनको ज़रा क्लियरली अपने रिसाले के अंदर लिख दिया, तो उनके नाम से ये मशहूर हो गए। बोली इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हैं कि ये फ़लाँ ने काम किया था, फ़लाँ साइंसदान ने काम किया था और फ़लाँ ने काबू बस अपने ले लिया, कब्ज़े में ले लिया, तो ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है। लेकिन जो हमें पता है न्यूटन्स लॉ याद है, तो हम न्यूटन्स लॉ के लिहाज से इसको करेंगे। वी ऑलरेडी स्टडीड द लॉज इन द सेकेंडरी स्कूल, फिजिक्स पढ़ लिया हमने 9th के अंदर। समराइज रिव्यू जो है यहाँ पे दिया गया। फर्स्ट लॉ क्या है? द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। The more the inertia, the stronger is the tendency of presence of a force. A body at rest will remain at rest, and a body moving with uniform velocity will continue to do so unless acted by some unbalanced external force. जब आपके पास जो sum of forces है, that means कि आपके पास जो कोई फोर्स जो है वो नहीं लग रही, तो क्या होगा? आपकी बॉडी रेस्ट पे रहेगी या कंटिन्यूस वेलोसिटी में रहेगी। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट एंड और कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन अनलेस एंड अनटिल इफ देयर इज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। तो यही है। और इनर्शिया जो है इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स, कि वो कितना रेजिस्ट करती है किसी एक्सटर्नल फोर्स को मूव करवाने के लिए या रुकने के लिए। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? व्हेन एवर देयर इज फोर्स अप्लाई करेंगे तो देयर इज एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू एम में। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है मूविंग बॉडी पे और उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा ना हो। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो तो फोर्स का मतलब जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। इसकी मिसाल आप यहाँ देख सकते हैं, गाड़ी को अगर हम एक्सेलेटर्स दबाएं, उसको इंजन उसका तेज़ भगाएं तो वो उसकी स्पीड इंक्रीज़ करती है। लेकिन जब हम 40 पे कंटिन्यूस जा रहे होते हैं तभी स्पीड इंक्रीज़ नहीं करती, लेकिन एक्सेलेटर जो है वो तो कंटिन्यूस काम करता जा रहा है। उसका मतलब ये होता है कि जितनी गाड़ी आगे जाने में फोर्स लगा रही है उतनी रेजिस्टेंस की और एयर रेजिस्टेंस की फोर्स को कैंसिल आउट कर रही है, तो इसकी जो नेट फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। जनरल सिंपल सा लॉ है कि जब एक्शन और रिएक्शन है वो ऑपोजिट है। ये बात कर रहा है, कार एक्सेलरेट्स अलोंग अ रोड विच फोर्स एक्चुअली मूव्स द कार। जो उसकी इंजन की फोर्स होती है और उसके टायरों और जो रोड के दरमियान जो उसके टायरों के रोटेट करने की वजह से फोर्स लगती है, उसकी वजह से गाड़ी आगे चलती है। ये पॉइंट टू पॉइंटर है। इसके ऊपर आप लोगों ने खुद भी, इंटरनेट आपके पास, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, मतलब अगर ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो ये जो पॉइंट है इसके बारे में आपने नेट से चीज़ें देखनी है, और फिर इसका आंसर अगर आपको नहीं मिलता तो फिर मैं आपको कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को मैं इसका आंसर दे दूँगा। लेकिन यहाँ पे अनअप्रिशिएटेड वर्क, मैंने इसीलिए कहा था कि न्यूटन ने जो चीज़ है वो, न्यूटन लॉ जो है जब पब्लिश हो गए तो उनकी औकात बन गई, मतलब उनको लोग जानना शुरू हो गए। लेकिन ये अबू अली सीना ने भी किसी ज़माने में कहा था, 980 से 1037 के दरमियान उन्होंने कहा था, नो बॉडी बिगिनस टू मूव और कम्स टू रेस्ट ऑफ इट सेल्फ। ये फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है जो अबू अली सीना जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने की थी,
और वही डेफिनेशन उठा के न्यूटन ने अपने नाम से पब्लिश कर दी एक्सपेरिमेंट्स करके। लेकिन ये जो है ये अनअप्रिशिएटेड वर्क है, लेकिन वी आर मुस्लिम सो वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि पायनियर्स जो हैं हर मामले में वो मुस्लिम्स ही थे। लेकिन आजकल जो हालात हैं वो अब सबको नज़र आ रहे हैं। बट दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल डिस्कशन। ये आपको यहाँ पे मेरा मकसद है आपको तालीम देना, समझाना। अगर आप किसी को समझ आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आती तो देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऑन यूट्यूब, पर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऑन इंटरनेट, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स इन स्कूल्स कॉलेजेस, आप वहाँ से जाके एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो जिसको समझ आए, जिसको मज़ा आए यहाँ पे पढ़ने का, उसके लिए ही है ये। किसी को फोर्स नहीं किया जाता। यूट्यूब इज़ फ्री टू यूज़। किसी को ये नहीं कहूँ, कैसे मैं कह नहीं सकता कि आप बैठें आपने ज़रूर देखनी है ये वीडियो या आपने जहाँ से ज़रूर पढ़ना है, इट्स योर चॉइस। तो बस आज के लिए इतना ही। सारा अभी तक जो चैप्टर 3 हमने शुरू किया, अभी तक हम पिछली जो चीज़ें रिव्यू में पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं आई। आगे कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन अभी तक सारी पिछली चीज़ें ही हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।